बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। तो चलिए हम अपने आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा वो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, हमने मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा, हमने डाइसेक्राइड्स के बारे में पढ़ा और हमने इसके अलावा ये देखा कि मोनोसेक्राइड कहते किसे हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, हमने उनकी एक्सप्लेनेशन देखी और हमने उनकी केमिकल टेस्टिंग देखी, हमने उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और इसके अलावा हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी और यूजेस और इनके सिग्निफिकेंसेस ये देखे। अब हम चलते हैं अपने अगले मौजू की तरफ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओलिगोसेक्राइड्स और ओलिगोसेक्राइड्स में जी ओलिगोसेक्राइड्स की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हमें मालूम ये होता है कि बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो ओलिगोसेक्राइड्स क्रिएट होते हैं। ओलिगोसेक्राइड्स में फ़र्क ये है, जो याद रखने वाली बात ये है कि इसमें 3 से लेकर 6 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर, और सबसे सिंपल शुगर जैसे कि हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि मोनोसेक्राइड्स को कहा जाता है। तो 3 से 6 यूनिट मोनोसेक्राइड्स के आपस में मिलेंगे तो जो कंपाउंड बनेगा उसे हम ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। तो अभी जो स्लाइड पर हमारे सामने नोट्स की सूरत में जो पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है, हम इसको रीड करते हैं और इसी को अंडरस्टैंड करते हैं। ओलिगोसेक्राइड दैट इज़ एनी कार्बोहाइड्रेट ऑफ from 3 to 6 units of simple sugars. Second thing, they may be called as monosaccharides. A large number of oligosaccharides have been prepared by partially breaking down more complex carbohydrates. जब बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो कि बहुत सारे यूनिट्स के साथ मिलकर बना हो तो उसे पॉलीसेक्राइड कहते हैं। पॉली मीन मैनी और सेक्राइड मीन, सेक्राइड आपको मालूम है कि सैकरिन से ये लफ्ज़ ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है कि स्वीट केमिकल। बहुत सारे स्वीट केमिकल्स, मोनोमर्स या दूसरे अल्फाज में मोनोसेक्राइड्स जब आपस में मिलते हैं तो हम उन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और पॉलीसेक्राइड्स को जब हम ब्रेक डाउन करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट अगर जन्म ले जिसकी कंपोजिशन अगर 3 से 6 यूनिट्स ऑफ सिंपल शुगर्स पर मुश्तमिल हो तो उसका पार्टिकुलर नेम ओलिगोसेक्राइड कहलाता है। मोस्ट ऑफ द फ्यू नेचुरली अकरिंग ओलिसेक्राइड्स आर फाउंड इन द प्लांट्स। ये एक दूसरी अहम बात है कि ओलिगोसेक्राइड्स ज़्यादातर प्लांट्स में पाए जाते हैं। अब हम इसकी एग्जांपल देखें तो रेफिनोज, और रेफिनोज की कंपोजिशन है ट्राइसेक्राइड, यानी कि 3 सेक्राइड के यूनिट से मिलकर जो प्रोडक्ट बना उसको ब्रांड नेम या उसका केमिकल नेम रेफिनोज कहलाएगा। और ये कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। Raffinose, a trisaccharide found in many plants that consist of malleobiose, और malleobiose की कंपोजिशन है ग्लैक्टोज एंड ग्लूकोज, यानी कि ग्लैक्टोज और ग्लूकोज को जब मिलाया जाता है ये 2 मोनोमर है, ये दोनों मोनोसेक्राइड्स है। जब ये दोनों मिले तो इनका जो प्रोडक्ट बना वो मेलिबायोज कहलाया। एंड फ्रुक्टोज। Another plant trisaccharide is gentianose, maltotriose, a trisaccharide। हमने पहले भी देखा था कि जो डाइओज, ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, जब हम इनका नोमेनक्लेचर देख रहे थे, जब हम इनकी नेमिंग कर रहे थे तो नंबर ऑफ ओज यानी नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स पर डिपेंड कर रहा था कि इस केमिकल का, इस प्रोडक्ट का नेम क्या हो सकता है। माल्टोट्राइओज ये भी एक ट्राइसेक्राइड है। किसका बना हुआ? ग्लूकोज का। कहाँ पाया जाता है? प्लांट्स में।
or in the blood of certain arthropods. दिस इज अ टाइप ऑफ एक मखलूक है। आर्थ्रोपोड्स में भी, प्लांट्स में भी ये ट्राइसेक्राइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी नेमिंग यहाँ पर मेंशन की हुई है। जब हम इनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे तो हमें मालूम ये होता है, और इसी तरह हमने मोनोसेक्राइड्स की और डाइसेक्राइड्स की भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे, हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी देखे थे। और याद रखने वाली बात यह है कि ओलिगोसेक्राइड 3 मोनोमर्स से लेकर 6 मोनोमर्स तक मुश्तमिल होता है, और यही इसका स्पेशलिटी है। The physical and chemical properties of oligosaccharides and monosaccharides are similar. इम्पोर्टेंट बात कि इसकी तकरीबन ज़्यादा फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मोनोसेक्राइड से मिलती जुलती है। कैसे? दे बोथ आर सोलबल इन वाटर, पानी में हल बहुत तेज़ी से हो जाते हैं। एंड मैनी ओलिगोसेक्राइड्स हैव अ स्वीट टेस्ट, और मोनोसेक्राइड्स में भी हमने देखा कि उनका टेस्ट स्वीट होता है। एंड कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय फेलिंग सोल्यूशन। फेलिंग सोल्यूशन एक केमिकल है जिसको हम अक्सर कार्बोहाइड्रेट्स की टेस्टिंग में यूज़ करते हैं, और इनकी एक करेक्टरिस्टिक खसूसियत वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स को जब फेलिंग सोल्यूशन के साथ ट्रीट किया जाए तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमने पिछले लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल से देखा था, लेकिन आने वाली स्लाइड्स में हम इसको मज़ीद डिटेल से भी इसी लेक्चर में देखेंगे। ओलिगोसेक्राइड्स कैन हैव मैनी फंक्शंस, बहुत सारे इनके फंक्शंस हो सकते हैं, जिसमें सेल की रिकग्नाइजेशन है, यानी रिकग्नाइजेशन बोलते हैं पहचान को। सेलुलर लेवल पे पहचान करनी हो, सेल की टाइप मालूम करनी हो, ओलिगोसेक्राइड हमें हेल्प करता है सेल की पहचान करने में एंड सेल बाइंडिंग में, सेल्स को आपस में जोड़ने में। जैसा कि ग्लाइकोलिपिड आपने देखा था पुरानी एग्जाम्पल पिछले लेक्चर्स में, कि जब 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को हमने आपस में ज्वाइन किया था तो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना था। एक शुगर प्लस जमा दूसरी शुगर, इन्होंने जो लिंक डेवलप किया था वो 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप किया था। तो एग्जाम्पल में ग्लाइकोलिपिड्स, लिपिड्स का और ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज का मिलना ग्लाइकोलिपिड कहलाएगा। ग्लाइकोलिपिड्स हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। जिस्म का या जिन अजसाम में ये पाए जाते हैं उनका अपना जिस्म का जो मुदाफ़ियाती निज़ाम है उसको बेहतर करने में ग्लाइकोलिपिड्स का एक अहम किरदार है, और ये आम तौर पे ग्लाइकॉन्स की सूरत में पाए जाते हैं। ओलिगोसेक्राइड चेन लिंक टू द लिपिड्स, ये वही एग्जांपल ग्लाइकोलिपिड्स की, कि ओलिगोसेक्राइड चेन लिंक्ड टू द लिपिड्स और टू द कंपैटिबल अमाइनो एसिड साइड चेन इन द प्रोटीन बाय नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें आपका जो याद करने वाला और सबसे सिंपल जो स्टेटमेंट है वो ये ऊपर वाली है, यानी जब आप याद करेंगे तो आपको उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अच्छे तरीके से मालूम होना ज़रूरी है। और अगर कहीं किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना पड़े तो आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ओलिगोसेक्राइड 3 से 6 मोनोमर्स के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है, और इसका कॉम्बिनेशन ना सिर्फ आपस में होता है बल्कि लिपिड्स के साथ भी हो जाता है, और जब ये लिपिड्स के साथ मिलते हैं तो इनका फंक्शन और भी बेहतर हो जाता है। बेहतर होने से जिस्म का मुदाफ़ियाती निज़ाम बेहतर हो जाता है, और इनको ग्लाइकॉन्स भी कहा जाता है, और इनकी जो लिंकेजेस या बॉन्डिंग की टाइप्स हैं वो नाइट्रोजन लिंक या ऑक्सीजन के लिंक से मुताल्लिक होता है। अगले स्टेप पे हम देखेंगे पॉलीसेक्राइड। पॉली मैनी, सेक्राइड, सेक्राइड्स यूनिट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के यूनिट्स।
पोली मैनी, यानी कि बहुत सारे सेक्राइड्स के यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे तो हम उन्हें पॉलीसेक्राइड्स कहलाएंगे। ये दूसरे अल्फाज में आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमने लिमिटाइज किया 3 से 6 मोनोमर्स के मिलने को ओलिगो कह दिया, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर तादाद मोनोमर्स की एक ही कंपाउंड में एक ही जगह पे जब वो मिले हुए हों और उनकी तादाद 6 से ज़्यादा हो तो हम उन्हें पोली यानी मैनी सेक्राइड्स भी कह सकते हैं। अब ये होते क्या है, इसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि स्क्रीन में आपके सामने है। पॉलीसेक्राइड्स और पॉलीकार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट एबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन द फूड। एबंडेंट का मतलब है कसरत से पाए जाना, बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाना। तो पॉलीसेक्राइड फूड में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है। दे आर लॉन्ग चेन, और ये लॉन्ग चेन इनका बनना ज़रूरी है। क्यों कि बहुत सारे जब मोनोमर्स या 6 से ज़्यादा मोनोमर्स तो डेफिनेटली आपस में मिलेंगे तो एक लॉन्ग चेन बनेगी। दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट्स कंपोज्ड ऑफ मोनोसेक्राइड्स। अगेन काम की बात कि इसमें कॉम्बिनेशन में मोनोसेक्राइड्स का ही रोल है। जब वो बहुत सारे मिलते हैं तो पॉलीसेक्राइड जन्म लेते हैं। बाउंड टुगेदर बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये वही लिंकेज है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले जिसका जिक्र किया कि ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनते हैं कि किसी की अल्फा पोजीशन होगी, किसी की बीटा पोजीशन होगी, उसके आगे उनके कार्बन्स होंगे और वो दूसरे मोनोमर के दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ या उनकी मखसूस पोजीशंस पे जहाँ पे बॉन्डिंग होती है उनके साथ मिलते हैं और ये एक लंबी सी चेन जन्म लेती है। इसी को पॉलीसेक्राइड कहलाते हैं। दिस कार्बोहाइड्रेट कैन रिएक्ट विद वाटर, पानी के साथ जब इसको हाइड्रोलाइज किया जाए, पानी के अंदर इसको मिक्स किया जाए और उसमें एक एंजाइम एमाइलेज भी मौजूद हो तो कॉन्स्टिट्यूएंट शुगर्स बनते हैं। हाइड्रोलिसिस एक ऐसा अमल है जिसको हम ब्रेक डाउन का प्रोसेस कहते हैं। इसको सादा लफ्ज़ों में जो आखिरी एक लाइन जो है ये शो ये करती है कि पॉलीसेक्राइड को वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए और एक एंजाइम एमाइलेज को भी बीच में डाला जाए तो उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जिस चीज़ का वो पॉलीमर मिलकर बना हुआ है उसका ब्रेक डाउन हो जाएगा और उसके मोनोमर्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसकी कंपोजिशन में जो मोनोमर्स मोनोसेक्राइड शामिल थे वो सारे सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, हम देखते हैं अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉट स्वीट इन टेस्ट, हमने कंपैरिजन किया डाइसेक्राइड के साथ, हमने कंपैरिजन किया मोनोसेक्राइड के साथ। अगर उनके साथ इसका मुकाबला किया जाए तो मालूम ये होता है कि पॉलीसेक्राइड उतने स्वीट इन टेस्ट नहीं होते जितना कि मोनोमर्स होते हैं, जितना कि डाइसेक्राइड होते हैं। और मैनी ऑफ विच आर सोलोबल इन वाटर, पिछले वाले पानी में सोलोबल होते थे और पॉलीसेक्राइड पानी में इनसोलोबल होते हैं। अच्छा, इसमें एक रीज़न ये भी हो सकती है कि पॉलीसेक्राइड चूँकि एक कॉम्प्लेक्स, एक पेचीदा स्ट्रक्चर रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स सा, एक मुश्किल सा, एक पेचीदा सा स्ट्रक्चर जन्म लेता है। लिहाजा उसको तोड़ना कोई इतना आसान नहीं है और जब उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है तो उनके टेस्ट के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। लिहाजा इनको तोड़ने के लिए, इनको हाइड्रोलिसिस के प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें कुछ एंजाइम्स, कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं जो इनकी ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं, जो इनकी ब्रेक डाउन क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। दे डोंट फॉर्म क्रिस्टल्स व्हेन डेसिकेटेड। डेसिकेट कहते हैं कि जब आप उसमें से मॉइस्चर कंटेंट या किसी भी कंपाउंड में से आप पानी को निकाल दें तो अमूमन शक्ल चेंज हो जाती है
पॉलीसेक्राइड्स को डेसिकेट किया जाए, इसमें से वाटर कंटेंट जो है वो निकाल दिया जाए, तो ये क्रिस्टल्स की फॉर्म्स में नहीं आते। जब कंपैरिजन करें इनको मोनोसेक्राइड्स के साथ तो वो होते ही क्रिस्टल फॉर्म में है, डाइसेक्राइड होते ही क्रिस्टल फॉर्म में है। पॉलीसेक्राइड जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में इतना आसानी से नहीं आता। कॉम्पैक्ट, फिक्स्ड यानी कि इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सख्त होता है, नॉट इजीली ब्रेकेबल, इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, एंड नॉट ऑस्मोटिकली एक्टिव इनसाइड द सेल्स। जिसका मतलब है कि सेल्स के अंदर इसकी मूवमेंट इतनी आसान नहीं हो सकती, इसकी अपनी पेचीदगी की वजह से। पॉलीसेक्राइड जनरली परफॉर्म वन ऑफ द टू फंक्शंस। हमें इसका फ़ायदा क्या होता है, हमने इसके यूजेस देखने हैं, हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, तो मालूम ये होता है कि ये एनर्जी स्टोरेज के तौर पे काम करते हैं, ये रिज़र्व के तौर पे काम करते हैं, जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर इनका ब्रेकडाउन होता है और ये जिस्म को एनर्जी कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर हाईली कॉम्पैक्ट पॉलीमर्स। हमारे सामने एग्जांपल भी आ गई कि पॉलीसेक्राइड की, पॉलीमर की, लंबी सी चेन की, कॉम्प्लेक्स चेन की, कॉम्प्लिकेटेड चेन की एग्जांपल में हम स्टार्च और ग्लाइकोजन को पुट करते हैं, और ये जिस्म में ग्लाइकोजन की, स्टार्च की सूरत में ही रहते हैं, और हस्बे ज़रूरत इनको एंजाइम्स की मदद से ब्रेक डाउन किया जाएगा, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने के काबिल हो सकते हैं। सब मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स आर, कौन कौन से हो सकते हैं जो कि बहुत अहम है पॉलीसेक्राइड, या दूसरे अल्फाज में कि पॉलीसेक्राइड की एग्जांपल्स में आप क्या क्या पुट कर सकते हैं। वो है पहला ग्लाइकोजन, मेड अप ऑफ द लार्ज चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेलुलोज, द सेल वॉल ऑफ द प्लांट इज मेड अप ऑफ द सेलुलोज, जिसमें इनके ये प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। स्टार्च की सूरत में भी है, इट इज़ फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। जब एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन का कम्बिनेशन होता है तो ये स्टार्च की कंपोजिशन बनती है। इनोलिन अगेन एक ऐसा कंपाउंड that is made up of number of fructofuranose molecules linked together in the chain। फ्यूरानोज के बारे में भी हमने पढ़ा कि जब हम उन्हें एक चेन की सूरत में, एक रिंग की सूरत में जब एक कंपाउंड को देखते हैं तो उसे हम पायरानोज भी कहते हैं, उसे हम फ्यूरानोज भी कहते हैं। अब फ्रुक्टोज जो है फ्यूरानोज की शक्ल में हो, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में हो और आपस में लिंक्ड हो और बहुत सारी तादाद में हो, तो जो हमारे पास स्ट्रक्चर, जो कंपाउंड हमारे सामने आएगा उसे हम इनोलिन का कहते हैं। तो हमारे पास पॉलीसेक्राइड्स की एग्जांपल्स में ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, स्टार्च है और इनोलिन है। अब हम मुख्तसर देखते हैं कि होमोपॉलीसेक्राइड और हेटेरोपॉलीसेक्राइड किसे कहते हैं। होमोपॉलीसेक्राइड्स आर दी पोलोसेक्राइड, अंडरस्टूड के पॉलीसेक्राइड की ही एक टाइप है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ शुगर मोनोमर्स। इसकी कंपोजिशन में जो मोनोमर्स हैं, जो मोनोसेक्राइड हैं, वो एक ही टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज एन अनब्रांच्ड होमोपॉलीसेक्राइड मेड ऑफ द ग्लूकोज मोनोमर्स कनेक्टेड वाया बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस, पहली एग्जांपल। दूसरी, ग्लाइकोजन इज अ ब्रांच्ड फॉर्म वेयर द ग्लूकोज मोनोमर्स आर ज्वाइंड बाय अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अब इसके थोड़ा सा डिफरेंट देखते हैं। हेटेरोपॉलीसेक्राइड्स, इन जनरल हेटेरोपॉलीसेक्राइड, अदर नेम हेटेरोग्लाइकॉन, contain two or more different monosaccharide units। होमो कहते हैं सेम को और हेटेरो कहते हैं डिफरेंट को। होमो में हमने ये देखा कि बहुत सारे मोनोमर्स जो थे वो एक ही टाइप से ताल्लुक़ रखते थे, और वो अगर ब्रांच फॉर्म थे तो सारे के सारे ब्रांच फॉर्म में थे, अगर वो अनब्रांच फॉर्म में थे तो सारे के सारे अनब्रांच फॉर्म में थे। वो अल्फा पोजीशन पे लिंक डेवलप करते थे, वो बीटा पोजीशन पे लिंक डेवलप करते थे। हेटेरो इज़ डिफरेंट, इसका मतलब है कि इसकी कंपोजिशन में जो मोनोमर्स होंगे,
जो सिंपल शुगर होगी वो मुख्तलिफ टाइप से ताल्लुक़ रखते होंगे। ऑल्दो अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स कंटेन 3 और मोर डिफरेंट मोनोसेक्राइड्स, 3 या 4 मुख्तलिफ किस्म की या उससे भी ज़्यादा मुख्तलिफ अक़साम के मोनोसेक्राइड्स जब मिलेंगे तो उनके फाइनल प्रोडक्ट को हम हेटेरोपॉलीसेक्राइड कहते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग हेटेरोग्लाइकॉन्स कंटेन ओनली 2 डिफरेंट ones and are closely associated with the lipid और प्रोटीन। प्रोबेबली इनका ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन लिपिड्स के साथ बनता है या प्रोटीन्स के साथ बनता है। और इसका एडवांटेज देखें कि ये जब इनके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो एक मज़ीद पेचीदा सा स्ट्रक्चर बन जाता है। हमारे जिस्म में जो रेजरवायर है कार्बोहाइड्रेट का वो पॉलीसेकेराइड की सूरत में ही होता है। रेजरवायर का मतलब इन केस ऑफ एमरजेंसी हम इसे इस्तेमाल करते हैं, हम इसे आम केसेस में इस्तेमाल नहीं करते। हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। आजकल जैसे रोज़े हैं, फास्टिंग की कंडीशंस हैं, हम लोगों को 30 दिन तक या 31 दिन तक या 29 दिन तक जो भी हिसाब होता है, हमने ज़्यादातर टाइम 24 घंटे में से फास्टिंग में यानी भूखा रहकर रोज़े की हालत में गुजारना होता है। तो इस सूरत हाल में जहाँ पहले एक रूटीन ये हुआ करती थी कि एक इंसान सुबह नाश्ता करता है, दोपहर को कुछ खाता है, फिर शाम को कुछ खाता है, या उसका मुख्तलिफ वक्फे से कुछ ना कुछ चीज़ का इंटेक हुआ करता था, तो जो एनर्जी उसने फूड की सूरत में या लिक्विड की सूरत में ली तो फौरी तौर पे कंज्यूम जिस्म कर लिया करता था। नाउ इन केस ऑफ फास्टिंग व्हाट इज़ हैपनिंग, ये चीज़ें पॉलीसेकेराइड जिस्म में एक रेजरवायर के तौर पे रहती है। जब एक इंसान का जिस्म ये देखता है कि काफ़ी देर तक मुझे बाहर से एक एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं मिली, लिक्विड की सूरत में, जूस की सूरत में, खाने की सूरत में, तो ये चीज़ें रिज़र्व की सूरत में, इन केस ऑफ एमरजेंसी की सूरत में या इन केस ऑफ ज़रूरत की सूरत में इस्तेमाल होती हैं। ये रेजरवायर अपने आप को एंजाइम्स की मदद से डीकम्पोज करते हैं, तोड़ते फोड़ते हैं। तोड़ने फोड़ने के बाद ये सिंपल शुगर्स में या सिंपल कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, और उसके बाद जिस्म फास्टिंग की हालत में इन्हीं को इस्तेमाल करता है उस वक्त तक जब तक इंसान का अपना खाने पीने की रूटीन दोबारा नॉर्मल नहीं हो जाती। सेम वे छोटी छोटी डेफिनेशंस अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए हम देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होते हैं और ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो क्या होता है। एक वन लाइनर ब्रीफ सी समरी थोड़ी सी मैं रिपीट कर दूं जो हमने पिछले लेक्चर्स में देखी थी, वो ये थी कि हर वो केमिकल प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो, ऑक्सीजन ऐड होती हो, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और इसी के उलट कोई ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हमने ये देखा कि ऑक्सीजन उस केमिकल रिएक्शन के नतीजे में निकल गई, तो हमने उसको रिडक्शन का नाम दिया। और रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड होती है। इन दोनों प्रोसेसेस के अपने अपने सिग्निफिकेंसेस हैं, यानी इनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी अपनी खसूसियात हैं और इनके अपने फ़वाइद हैं, जो वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में इसका जिक्र करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि रिड्यूसिंग शुगर्स किसे कहा जाता है, इसकी एग्जांपल्स क्या होती हैं। दिस इंक्लूड्स कॉमन मोनोसेकेराइड लाइक लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लाइसरल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज है, राइबोज है, ज़ाइलोज है, और अब इससे आगे मोनोसेकेराइड से आगे जाए तो डाइसेकेराइड्स, मैनी डाइसेकेराइड्स लाइक लैक्टोज, सेलोबायोज, माल्टोज also have a reducing form as one of the two units may have an open chain formed with an aldehyde group। जिसका मतलब है वो कहना ये चाह रहा है कि अगर मोनोमर्स में कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप्स मौजूद होंगे तो वो रिड्यूसिंग शुगर्स कहलाएंगी। दिस मीन कि वो अपने रिएक्शंस में रिडक्शन का जो प्रोसेस है, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का नाम लेकर, तो रिड्यूसिंग शुगर्स अपने एल्डिहाइड ग्रुप की वजह से कहलाए जा सकते हैं।
और एग्जाम्पल्स आर द ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लाइसरल्डिहाइड, लैक्टोज, एराबिनोज एंड माल्टोज। अगली स्लाइड में हम इसके थोड़ा सा अपोजिट देखते हैं कि व्हाट आर नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर का जो अपोजिट बनेगा उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेटिव शुगर, या दूसरे सादे अल्फाजों में नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसकी डेफिनेशन में आपके सामने स्लाइड पर मेंशन है कि अ रिड्यूसिंग शुगर इज़ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ये वही बात, ऑक्सीडाइज्ड मीन एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन बाय अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एल्डिहाइड्स बट नॉट द अल्कोहल। इसका इंटरेक्शन सिर्फ एल्डिहाइड तक बहुत महदूद रहेगा, मगर जो अल्कोहल के स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इसका रिएक्शन नोटिसेबल नहीं है, यानी कि वीक है। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, लैक्टोज, शुगर्स विच डू नॉट रिड्यूस, फेलिंग सोल्यूशन एक केमिकल कंपाउंड और एक टॉलरेंस रिएजेंट, यानी जिनके साथ ये अपने रिएक्शन को रिडक्शन, वो रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ना हो तो वो नॉन रिड्यूसिंग होगा और हम इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहेंगे। जनरल बातें कि कार्बोहाइड्रेट्स के यूजेस क्या क्या हो सकते हैं, ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है कि हमने थ्रू आउट कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, हमने उनकी फिज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी केमिकल टेस्टिंग, हमने उनमें रिएजेंट्स का भी पढ़ा, हमने उनकी मुख्तलिफ टाइप्स भी पढ़ी, हमने उनकी मुख्तलिफ कंपोजिशंस भी पढ़ी। अगर सेपरेट होंगे तो वो क्या करते होंगे, जब वो बहुत सारे मिल जाते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ में कैसी कैसी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। अब हम सादा सा देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली करते क्या है। ये स्लाइड बनाते हुए मैंने बहुत एहतियात से काम लिया कि सादा अल्फाज का इस्तेमाल किया, शॉर्ट अल्फाज का इस्तेमाल किया, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत बेहतर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट्स सर्व सेवरल की फंक्शंस इन आवर बॉडी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी फॉर डेली टास्क। हमने रोज़मर्रा के काम करने हैं, हमें एनर्जी चाहिए, हमें कैलोरी चाहिए, हमारा दिमागी काम होता है, हमारा जिस्मानी काम होता है, हमारा इवन के चलना उठना बैठना, ये सारा कैलोरीज़ को कंज्यूम कर रहा होता है। तो हमें ये एनर्जी मेनली कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और ये हमारा प्राइमरी फ्यूल सोर्स है, ये हमारा बुनियादी एनर्जी सोर्स है हमारे दिमाग के लिए। क्यों? दिमाग हमारे जिस्म का एक वाहिद ऐसा हिस्सा है जिसको 24 घंटे, चाहे वो नींद की हालत है चाहे वो जागते हुए की हालत है, इन दोनों सूरतों में दिमाग एक्टिव रहता है और हर वक्त एक्टिव रहने की वजह से उसकी एनर्जी कंजप्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि उसने बाकी जिस्म को इंस्ट्रक्शन भी देनी होती है। तो प्राइमरी सोर्स हमारा कार्बोहाइड्रेट बनता है। नेक्स्ट एग्जांपल है फाइबर। एक स्पेशल टाइप का कार्ब है, कार्बोहाइड्रेट है, दैट हेल्प्स प्रमोट गुड डाइजेस्टिव हेल्थ। हमारा निज़ाम इंहिज़ाम को अच्छी हालत में रखने के लिए फाइबर, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक टाइप है, वो भी ज़रूरी है। और फाइबर्स एक ऐसा शख्स जिसकी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एक अच्छी मिकदार में, एक नॉर्मल रिक्वायर्ड मिकदार में जाती रहेगी, तो ज़्यादातर वो हार्ट डिजीज़ में और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से बचने के इम्कानात वो लोग ज़्यादा कर लेते हैं। प्रोवाइडिंग एनर्जी एंड रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करना यानी उसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लड ग्लूकोज को ज़्यादा अच्छे तरीके से मॉनिटर ना किया जाए तो दो बड़े नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है। हाइपो कहते हैं थोड़ा हो जाना, ग्लाइसीमिया शुगर के लेवल। किसी में शुगर के लेवल कम हो जाए तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो एमरजेंसी स्टेट्स भी बन सकती हैं। और ब्लड ग्लूकोज का आम रूटीन स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाना भी जिस्म के लिए नुकसान होता है, क्योंकि हम लोग उसको फिर डायबिटीज़ की बीमारी भी कंसीडर कर सकते हैं कि ये शख्स
ही इज़ सफरिंग फ्रॉम द अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, तो उसको एक लाइफ लॉन्ग ऐसी मेडिसिन जो हैं वो यूज़ करनी पड़ेंगी जो उसको हेल्प करेंगी कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स को सही तरीके से मॉनिटर किया जाए। लिहाजा रेगुलेशन ऑफ द ब्लड ग्लूकोज ज़रूरी है। हमने इसको कम भी नहीं होने देना एक स्टैंडर्ड से, और हमने इसको ज़्यादा भी नहीं होने देना एक स्टैंडर्ड से। दोनों सूरतों में ये नुकसान होता है, इसका नॉर्मल रहना ज़रूरी है। स्पेयरिंग द यूज़ ऑफ द प्रोटीन्स फॉर द एनर्जी, प्रोटीन्स के लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का मुनासिब होना हेल्पफुल होता है ताकि प्रोटीन से भी सही तरीके से काम लिया जा सके, उससे एनर्जी की कंजप्शन, एनर्जी की पैदावार बेहतर की जा सके। फैटी एसिड्स होते हैं हमारी बॉडी में, ये उनको ब्रेक डाउन करके जिस्म के इस्तेमाल में ले आते हैं और कीटोसिस जैसी बीमारी से बचने में हेल्प करते हैं। बायोलॉजिकल रिकग्नाइजेशन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस जो बायोलॉजिकल है हमारे जिस्म में चल रहे हैं, उसके लिए भी कार्बोहाइड्रेट्स का रेगुलेट होना ज़रूरी है। और आम रूटीन में हम इसे फ्लेवर्स की सूरत में, स्वीटनर्स की सूरत में या डाइटरी फाइबर की सूरत में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो बच्चों, ये था एक जनरल कॉन्सेप्ट। हमने आज के लेक्चर में देखा कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, उनकी कंपोजिशन में कार्बोहाइड्रेट्स यानी मोनोमर्स, मोनोसैकेराइड्स की क्वांटिटी कितनी होती है। फिर कुछ हमने उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कुछ हमने उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखी। फिर हम आ गए पॉलीसैकेराइड पे। जब हमने देखा कि मोनोमर्स की तादाद जब ज़्यादा हो जाए, 7 से ज़्यादा हो जाए, 8 से ज़्यादा हो जाए, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बन जाए, तो वो हमारा पॉलीसैकेराइड कहलाता है। और पॉलीसैकेराइड में भी एज़ यूजुअल हमने उसकी स्टैंडर्डाइजेशन देखी। हमने देखा कि ऑक्सीडेशन भी कॉज करते हैं, रिडक्शन भी कॉज करते हैं, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है। फिर हमने ये देखा कि हमारे आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कार्बोहाइड्रेट्स किस कदर अहम रोल अदा करते हैं। हम अगले लेक्चर्स में कार्बोहाइड्रेट्स के जो टिपिकल 4 साइकिल्स हैं उनको भी मज़ीद डिटेल से देखेंगे, जिससे हमें आइडिया होगा कि ये जो हमने बार बार, एक आपने मेरे मुंह से कैलोरीज़ का नाम सुना होगा, एनर्जी जनरेशन के नाम सुने होंगे, तो वो किन किन प्रोसेसेस के तहत कैलोरीज़ या किन किन प्रोसेसेस के तहत वो आगे मूव करते हैं, हमारे जिस्म में काम करते हैं, और हमें उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और अगर ये प्रॉपर साइकिल जो है वो डिसबैलेंस का शिकार हो जाए तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपने नोट्स लिए होंगे, आप लोगों ने अपनी डायरीज़, अपनी कॉपीज़ भी अपने पास रखी होंगी, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि कोई कॉन्सेप्ट अगर समझ नहीं आता तो आप उसको लिख लेंगे। जब लिख लेंगे तो अगेन जब इंशाल्लाह हमारी फ़िज़िकल इंटरेक्शन होगी या कोई ऐसा सोर्स डेवलप होगा जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे, तो एक एक की क्यूरी हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हम फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।